अक्टूबर 1929 में जब वॉल स्ट्रीट चल रहा था और अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय तबाही हो रही थी, एक आदमी शांत बैठा अपने पैसे गिन रहा था। जहां रातों रात लाखों लोग कंगाल हो गए, वहीं उसने $100 मिलियन की अस्टाउंडिंग कमाई की। यह आदमी जेसी लिवरमोर था। यह समझने के लिए कि कैसे एक 14 साल के लड़के ने, जिसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इतनी बड़ी क्रैश का अनुमान लगाया और उससे मुनाफा कमाया, हमें उसकी हम्बल बिगिनिंग्स में वापस जाना होगा। उसकी मेथड्स को समझने के लिए हमें उसके शुरुआती जीवन को देखना होगा। 14 साल की उम्र में लिवरमोर एक लड़के के रूप में टिकर टेप से स्टॉक प्राइसेस को कॉपी करने का काम करता था। उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या मेंटर नहीं थे। इसके बजाय उसने मार्केट के बिहेवियर को पढ़ने की एक गहरी क्षमता विकसित की, जिसे अब हम प्राइस एक्शन कहते हैं, नंबर्स में पैटर्न्स और रिदम्स को देखकर। यह फाउंडेशनल स्किल प्योर इंस्टिंक्ट और मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन पर बनी थी, जिसने उसे आने वाली क्रैश के संकेतों को देखने में सक्षम बनाया, जिन्हें बाकी लोग लालच और घबराहट में अंधे होकर पूरी तरह से चूक गए। शुरुआती साल, मार्केट को पढ़ना सीखना। सेक्शन 1, वह लड़का जो टेप देखता था। जेसी लिवरमोर की ट्रेडिंग जीनियस किसी क्लासरूम या मेंटरशिप में नहीं बनी थी। यह प्योर अनअडल्टरेटेड ऑब्जर्वेशन से पैदा हुई थी। एक युवा लड़के के रूप में उसका काम वुडन कोटेशन बोर्ड के सामने खड़े होकर टिकर टेप से नंबर्स को कॉपी करना था। जहां ज्यादातर लोग संख्याओं का एक क्योटिक ब्ला देखते थे, वहीं लिवरमोर ने एक गहरा सच देखा, मार्केट की रिदम। वह अपने ऑब्जर्वेशन में इतना मेटिकुलस था कि उसने सहज रूप से पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैसे एक स्टॉक की प्राइस एक निश्चित पॉइंट तक चढ़ती, रुकती और फिर पीछे हट जाती, एक कॉन्सेप्ट जिसे वह नहीं जानता था कि रेजिस्टेंस कहते हैं। उसने एक फॉल से पहले हेजिटेशन के मोमेंट्स और एक राइज से पहले मोमेंटम के जमाव को पहचानना सीखा। मार्केट की इस पल्स को पढ़ने की यह इन्नेट एबिलिटी, जिसे अब प्राइस एक्शन के रूप में जाना जाता है, उसके पूरे करियर की कॉर्नरस्टोन बन गई। उसका फोकस कभी इस पर नहीं था कि प्राइसेस क्यों चली, बल्कि बस इस पर था कि वे कैसे चली, एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन जिसने उसे मासेस से अलग किया। टेप को देखने की इस शांत, ऑब्सेसिव आदत ने इंस्टिंक्चुअल ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, जिसने बाद में उसे लाखों कमाए और उसे 1929 की क्रैश को दूसरों से बहुत पहले देखने के लिए पोजीशन किया। सेक्शन 2, वॉल स्ट्रीट पर कुछ भी नया नहीं। जेसी लिवरमोर का एंड्यूरिंग विजडम उनके फेमस कोट में समाया हुआ है, वॉल स्ट्रीट पर कुछ भी नया नहीं है। यह स्टेटमेंट एक सिंपल क्लीशे से कहीं ज्यादा है, यह ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। जहां स्पेकुलेशन के टूल्स, टिकर टेप से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स तक नाटकीय रूप से विकसित हुए हैं, वहीं मार्केट के दिल में मौजूद ह्यूमन साइक अनचेंज्ड रही है। लिवरमोर की जीनियस स्पेसिफिक मार्केट इवेंट्स का अनुमान लगाने में नहीं थी, बल्कि ह्यूमन इमोशन की उसकी गहरी समझ में थी। उसने पहचाना कि एवर चेंजिंग चार्ट्स और एसेट क्लासेस के नीचे, चाहे वह स्टॉक्स, क्रिप्टो या अन्य स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हों, फियर, ग्रीड, रिग्रेट और होप की वही टाइमलेस फोर्सेस मौजूद हैं। वह समझ गया था कि 1901 में एक स्टॉक को बहुत लंबे समय तक होल्ड करने से सब कुछ खोने वाले ट्रेडर को 2025 में एक मेम कॉइन पर दाव लगाने वाले रेडिट पर एक ट्रेडर के समान इंस्टिंक्ट से प्रेरित किया गया था। इन इमोशंस की अभिव्यक्ति बदल जाती है, लेकिन डिसीजंस के पीछे का कोर एप ब्रेन नहीं बदलता है। लिवरमोर ने वित्तीय दबाव में क्राउड के बिहेवियर का मेटिकुलस अध्ययन किया, इसे एक प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट के रूप में देखा जो जनरेशंस तक खुद को दोहराएगा। उसने देखा कि लोग जिसे रैशनल डिसीजन कहते हैं, वह अक्सर एक प्राचीन इमोशनल इंपल्स के लिए सिर्फ एक रैशनलाइजेशन होती है। यह इनसाइट ही उसे एक मास्टर बनाता था। उसने सिर्फ नंबर्स को ट्रेड नहीं किया, उसने उनके पीछे के लोगों की साइकोलॉजी को ट्रेड किया।
अपनी खुद की माइंड को इन इमोशनल ट्रैप्स को पहचानने और मैनेज करने के लिए ट्रेन किए बिना आप एक स्पेक्युलेटर नहीं हैं, आप बस एक प्ले में एक एक्टर हैं जिसे सदियों से किया जा रहा है। सेक्शन 3, द बकेट शॉप एज। यह पार्ट लिवरमोर के पहले ट्रेडिंग सिस्टम का विवरण देता है जो पिवटल पॉइंट्स पर आधारित था। उसने काम के मोमेंट्स की पहचान करना सीखा जो एक डिसाइसिव मूव में टूट जाते थे। उसका एज इनसाइड इंफॉर्मेशन से नहीं था बल्कि डिसिप्लिन्ड पैटर्न रिकॉग्निशन से था जिसे स्मॉल बेट्स के साथ टेस्ट किया गया था। यहां लेसन यह है कि एक सच्चा ट्रेडिंग एज एक मेथोडिकल अप्रोच, पेशेंस और मार्केट कंफर्मेशन का इंतजार करने से आता है जो मॉडर्न डे ट्रेडर्स के इंपल्सिव हाई रिस्क बिहेवियर के बिल्कुल विपरीत है। सेक्शन 4, सक्सेस एक खतरनाक शिक्षक है। यह सेक्शन शुरुआती सक्सेस के पिटफॉल्स के बारे में एक पावरफुल कॉशनरी टेल के रूप में काम करता है। यह बताता है कि कैसे एक विनिंग स्ट्रीक डिल्यूजन और एरोगेंस को जन्म दे सकती है, डिसिप्लिन को इमोशन से बदल देती है। लिवरमोर की इनिशियल सक्सेस ने उसे ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन के अपने को प्रिंसिपल्स को छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी पहली बड़ी डाउनफॉल हुई। टेक्स्ट इस बात पर जोर देता है कि मार्केट ईगो को रिवॉर्ड नहीं करता है और सबसे खतरनाक लॉसेस अक्सर ग्रेट सक्सेस की अवधि के बाद होती हैं जब एक ट्रेडर कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। सेक्शन 5, लूजिंग टू लर्न। यह पार्ट लिवरमोर के करियर के क्रिटिकल पीरियड को उसके पहले मेजर लॉसेस के बाद एक्सप्लोर करता है। उसने अपनी फेलियर्स से भागा नहीं, उसने उन्हें गले लगाया, हर गलती और इमोशनल रिएक्शन को मेटिकुलसली जर्नल किया। उसने अपने लॉसेस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रीट किया, विजडम गढ़ने के लिए एक फर्नेस के रूप में। यह सेक्शन क्रूशियल लेसन पर प्रकाश डालता है कि फेलियर सक्सेस के अपोजिट नहीं है, यह उसके लिए फ्यूल है। यह ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन के महत्व पर जोर देता है, अपनी सिस्टम को रीबिल्ड करने के लिए एक कदम पीछे हटने और इमोशनल रिएक्शंस को लॉजिकल एनालिसिस से अलग करने पर। सेक्शन 6, टिप्स के बिना ट्रेडिंग। यह सेक्शन हॉट टिप्स पर काम करने के खतरों के बारे में लिवरमोर द्वारा सीखे गए एक स्पेसिफिक, पेनफुल लेसन को बताता है। वह एक बहुत बड़े लॉस के बारे में बताता है जो एक दोस्त की सलाह का पालन करने से आया था, बजाय अपने खुद के एनालिसिस पर भरोसा करने के। की टेकअवे यह है कि टिप्स पर भरोसा करना एक ट्रेडर के पर्सनल एज और कन्विक्शन को नष्ट कर देता है। यह ऑब्लिगेशन के साथ ऑब्जर्वेशन की जगह लेता है, आपको अपने खुद के डिसीजन से सीखने की क्षमता से वंचित करता है। टेक्स्ट बाहरी शोर को शांत करने और पूरी तरह से मार्केट के बिहेवियर पर फोकस करने के महत्व पर जोर देता है। सेक्शन 7, 1907 का पैनिक। यह पार्ट लिवरमोर के करियर में एक डिफाइनिंग मोमेंट का वर्णन करता है, 1907 का पैनिक। जबकि दुनिया घबरा रही थी, वह शांत रहा, टेप को देख रहा था और कियोस में एक स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी देख रहा था। उसने फियर पर नहीं बल्कि कंफर्मेशन पर काम किया, दूसरों के पैरालाइज्ड होने पर मार्केट को शॉर्ट किया। इस ट्रेड ने उसे एक फॉर्चून कमाया और उसकी रेप्यूटेशन स्थापित की। लेसन यह है कि इमोशनल डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और अकेले काम करने का करेज मार्केट कियोस के समय में क्रूशियल है। सबसे अच्छे ट्रेडर्स क्राउड का नहीं, डेटा का पालन करते हैं। सेक्शन 8, वह आदमी जिसने मार्केट्स को हिलाया। 1907 के बाद लिवरमोर की सक्सेस ने उसे एक अननोन ट्रेडर से एक फियर्ड मार्केट मूवर में बदल दिया। वह अब एक साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं था, उसकी हर चाल देखी जाती थी और उसके ट्रेड्स ने खुद मार्केट को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसने नई चुनौतियां लाईं क्योंकि राइवल्स ने उसकी पोजीशंस को फ्रंट रन किया और फेम ने उसके प्रिसिजन को पावर से बदल दिया। टेक्स्ट चेतावनी देता है कि फेम और ईगो फ्रिक्शन है और मार्केट केवल डिसिप्लिन का सम्मान करता है, रेप्यूटेशन का नहीं। एक ट्रेडर जितना अधिक विजिबल होता है, उतना ही ऑब्जेक्टिव रहना मुश्किल होता है। सेक्शन 9, क्रैश से पहले का राइज।
यह सेक्शन 1929 की क्रैश के लिए लिवरमोर की तैयारी का विवरण देता है। जबकि बाकी सब लोग रोरिंग 20s की यूफोरिक बुल मार्केट में फंस गए थे, लिवरमोर ने क्रैक्स देखे। उसने पहचाना कि मार्केट मैनिया से चल रहा था, फंडामेंटल्स से नहीं। उसने मेटिकुलस रूप से शॉर्ट पोजीशंस बनाई, मॉब के नाचने के दौरान ग्रेविटी पर दाव लगाया। यह इंडिपेंडेंट थॉट के महत्व और कोलैप्स के लिए तैयार रहने के करेज पर प्रकाश डालता है, जबकि बाकी सब लोग जश्न मना रहे थे। वह डिल्यूजन के समुद्र में रीजन की एक अकेली आवाज था। सेक्शन 10, वह दिन जब मार्केट की मौत हुई। फाइनल सेक्शन 1929 की इनफेमस ग्रेट क्रैश का वर्णन करता है। जबकि दुनिया की वित्तीय प्रणाली कोलैप्स हो रही थी, लिवरमोर शांत रहा और पेशेंट ऑब्जर्वेशन और प्रिपरेशन के अपने सालों का फायदा उठाया। उसने मार्केट को शॉर्ट करके एक स्टैगरिंग $100 मिलियन कमाया, यह साबित करते हुए कि होप एक स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन होपियम को शॉर्ट करना है। इस मॉन्यूमेंटल ट्रेड ने उसकी लेजेंड को सीमेंटेड किया, लेकिन इसके साथ एक हेवी प्राइस भी आया, पब्लिक रेज, डेथ थ्रेट्स और आइसोलेशन। यह एक फाइनल, पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि मार्केट की सच्चाई के साथ अलाइनमेंट प्रॉफिटेबल है, लेकिन अक्सर एक लोनली पाथ है। सेक्शन 11, बहुत ज्यादा जीतने का कर्ज। यह सेक्शन एक्सट्रीम सक्सेस के डार्क साइड को एक्सप्लोर करता है। 1929 में लिवरमोर की अल्टीमेट विक्ट्री ने उस हंगर और ह्यूमिलिटी की हानि का कारण बनी जिसने उसे प्रेरित किया था। उसने मार्केट के अपने डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वेशन के बजाय अपनी रेप्यूटेशन और ईगो के आधार पर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। टेक्स्ट तर्क देता है कि सक्सेस एक ट्रेडर के इंस्टिंक्ट्स को एट्रोपी कर सकता है, एक बार तेज हंटर को एक कॉम्प्लेसेंट लेजेंड में बदल सकता है। उसका धीमा, शांत वित्तीय इरोजन उन कोर प्रिंसिपल्स से इंटरनल ड्रिफ्ट का परिणाम था जिन्होंने उसे महान बनाया था। सेक्शन 12, अपनी एज खोना। यह पार्ट एक ट्रेडर और उनकी ट्रेडिंग स्टेट के बीच के सटल लेकिन क्रिटिकल डिफरेंस में डाइव्स करता है। लिवरमोर की सिस्टम नहीं बदली थी, लेकिन उसकी माइंडसेट बिगड़ गई थी। वह अब डिटैच्ड और फोकस्ड नहीं था, वह रिएक्टिव, इमोशनल और अपनी पिछली ग्लोरी का पीछा कर रहा था। टेक्स्ट बताता है कि कैसे फोर्स ट्रेड्स, रिवेंज ट्रेडिंग और ईगो ड्रिवन डिसीजंस के टॉक्सिक साइकिल ने उसकी एज की पूरी हानि का कारण बना। की लेसन यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक सिस्टम के बारे में नहीं है, बल्कि क्लैरिटी और डिसिप्लिन की इंटरनल कंडीशंस के बारे में है। मार्केट सेल्फ डिसेप्शन और इमोशनल ट्रेडिंग को पनिश करता है, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों न रहे हों। सेक्शन 13, द फाइनल ट्रेड। यह सेक्शन लिवरमोर के जीवन के लिए एक सोम्बर और पावरफुल कंक्लूजन प्रदान करता है। उसकी सुइसाइड नोट से पता चलता है कि उसकी फाइनल बैटल मार्केट के साथ नहीं थी, बल्कि उसके अपने इंटरनल टर्मोइल के साथ थी। पैसे होने के बावजूद वह ब्रोकन था, अपने कंट्रोल और होप की भावना खो चुका था। यह अल्टीमेट लेसन है, शांति के बिना धन एक गिल्डेड प्रिजन है। मार्केट को मास्टर किया जा सकता है, लेकिन अगर एक ट्रेडर अपनी खुद की साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट को निग्लेक्ट करता है, तो कोई भी पैसा सच्ची सिक्योरिटी या हैप्पीनेस प्रदान नहीं कर सकता है। उसकी ट्रेजेडी एक फाइनल वार्निंग के रूप में काम करती है कि सबसे बड़ा ट्रेड हमेशा अपने खिलाफ इंटरनल वन होता है। सेक्शन 14, जेसी लिवरमोर की लेगेसी। यह पार्ट लिवरमोर की कहानी को एक बायोग्राफी से एक टाइमलेस एजुकेशनल रिसोर्स में बदल देता है। उसका जीवन हर मॉडर्न ट्रेडर के लिए ब्रिलियंस और ब्रेकडाउन का एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। सेक्शन उसके कोर लेसन्स को पावरफुल मॉडर्न डे ट्रांसलेशंस में डिस्टिल करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लॉजिक वर्सेस इमोशन की लड़ाई एटर्नल है। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और लॉसेस को जल्दी से काटना पैरामाउंट है। प्राइस एक्शन, द टेप, रॉ प्राइस बिहेवियर अल्टीमेट ट्रूथ है और बाकी सब सिर्फ ओपिनियन है। सेल्फ अवेयरनेस, मार्केट सेल्फ डिसेप्शन को पनिश करता है,
इग्नोरेंस को नहीं। कोर मैसेज यह है कि आज के ट्रेडर्स उसकी मिस्टेक्स और ट्रायम्फ्स से सीखकर डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस की नींव बना सकते हैं। सेक्शन 15, रेमिनिसेंस से मास्टरी तक। यह सेक्शन हिस्टोरिकल एनालिसिस से रीडर के लिए डायरेक्ट एडवाइस में ट्रांजिशन करता है। यह उन्हें लिवरमोर की कहानी जानने से लेकर उसके लेसन्स को एक्टिवली अप्लाई करने के लिए चैलेंज करता है। टेक्स्ट मॉडर्न ट्रेडर्स के लिए एक क्लियर, एक्शनेबल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। प्रेडिक्शन से प्रिपरेशन में शिफ्ट करें, मार्केट की दिशा का अनुमान लगाना बंद करें और हर सिनारियो के लिए सिस्टम्स बनाना शुरू करें। इमोशन से एग्जीक्यूशन में शिफ्ट करें, पहचाने कि इमोशंस डेटा हैं, डायरेक्टिव्स नहीं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर एक प्लान पर काम करता है, पल्स पर नहीं। ईगो से एज में शिफ्ट करें, समझें कि आपका सबसे बड़ा खतरा कुछ साबित करने की आपकी जरूरत है। आपकी एज इंटेलिजेंस का नहीं, डिसिप्लिन का एक फंक्शन है। यह सेक्शन मास्टरी के लिए आवश्यक डेली प्रैक्टिसेस का एक पावरफुल समरी के साथ समाप्त होता है। रूल्स की समीक्षा करना, इमोशनल स्टेट्स को ट्रैक करना, रिस्क को इंटेलिजेंटली साइज करना और इंटेंशन के साथ ट्रेडिंग करना। सेक्शन 16, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अब शुरू होती है। फाइनल सेक्शन एक मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन के रूप में कार्य करता है। यह ट्रेडिंग के गहरे उद्देश्य पर रिफ्लेक्ट करने के लिए मार्केट ओपन से पहले के शांत मोमेंट्स का उपयोग करता है। टेक्स्ट इस बात पर जोर देता है कि मार्केट एक जिम है जहां आप खुद पर काम करते हैं और आपका पीएल आपकी साइकोलॉजी का एक रिफ्लेक्शन है। अल्टीमेट एज कोई एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि कियोस के बीच क्लियर, इंटेंशनल और डिसिप्लिन रहने की इंटरनल एबिलिटी है। यह रीडर से लिवरमोर की मिस्टेक्स से सीखने और ड्रामेटिक, ईगो ड्रिवन परफॉर्मेंस पर कंसिस्टेंट, क्वाइट प्रोग्रेस का एक रास्ता चुनने का आग्रह करता है।